हेलो एवरीवन, दिस इज पाठ्यम पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। एंड यहाँ पर चल रहा है हमारा सेशन भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का, जो कि आपके लिए किसी भी एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होने वाला है। फिर चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एचएससी का हो, सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियरिंग ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, अगर पॉलिटी पूछा जा रहा है उस एग्जाम में, तो वहाँ आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आज का सेशन है इसमें हमारा संघ की विधायिका लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन के बारे में बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैं हर क्लास में बताता हूँ, कि अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है इस क्लास को लेके, इस सेशन को लेके, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को लेके, या इस चैनल को ही लेके, तो आप इस सेशन की कंप्लीट पॉलिटी की जो पहली क्लास है हमारी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वो आपको देखना कंपलसरी है, आप एक तरह से ये समझ लीजिए। ठीक, और ये कौन कौन से एग्जाम आपके टारगेट होंगे इससे, जितने भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट पीएससी का प्री एग्जाम दे रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। मेंस के लिए भाई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी के लिए, उसके लिए नहीं है ये। लेकिन अगर स्टेट पीएससी का कोई भी प्री आप दे रहे हैं, तो वो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे प्री के, ऑब्जेक्टिव वाले ही रहते हैं। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का कोई पेपर है, उसके लिए भाई अलग से आपको स्टडी मेहनत अपनी करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पॉलिटी का पी भी नहीं आता है, संविधान का सा भी नहीं आता है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है, अभी तक आपने परचेज नहीं किया है, या फिर आप देखना चाह रहे हैं कि भाई मुझे संविधान पढ़ना है, तो मैं डायरेक्टली कहाँ से लिख सकता हूँ, कोई नोट्स ना बनाना पड़े आपको, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। ठीक है, या फिर कोई भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, या कुछ भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको, तो आप ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है और समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, सिर्फ इतना करना है, इसके अलावा कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए जैसे ही मैं क्लास अपनी अपलोड करूँ। ठीक है, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और सब्सक्राइब करने के बाद में अगर आपको यूजफुल लग रहा है, तो अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो हो गई बहुत सारी बातें, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। संघ की विधायिका अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में आ रहा है हमारा? अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 122 के अंतर्गत आता है। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग है ये? संविधान का ये भाग हो जाएगा हमारा भाग 5। अभी भी भाग 5 ही चल रहा है हमारा। ठीक है, भाग 5 में संघ की विधायिका पढ़ने वाले हैं हम आज। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, किसी भी सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा आपको? ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा हमारा, जब आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, पाठ्यम ऑफिशियल के नाम से। उसको आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। अगर ऐसा भी नहीं करना है आपको, तो पीडीएफ इस क्लास के लास्ट में जाइएगा, आप लास्ट में स्लाइड दे रखी है, उसमें क्यूआर कोड दे रखा है, उसको डायरेक्टली स्कैन करके भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे पाठ्यम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक, संघ का विधानमंडल। ठीक है, संघ का विधानमंडल हो जाएगा लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन की बात हो रही है, किसकी? लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, जिसे हम आमतौर पर संसद, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। मतलब हमारा जो लेजिस्लेचर है केंद्र फॉर्मेट में, उसको हम पार्लियामेंट मतलब संसद के नाम से जानते हैं हमारे। और भारत का सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय है ये, हमारे भारत का, हमारे सेंटर का सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय है ये। भारतीय संविधान के कौन से भाग में आता है? भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 122 तक संसद के गठन, उसकी संरचना मतलब कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, कार्यकाल, टेन्योर, अधिकारियों और विधायी प्रक्रियाओं को पूरा विवरण इसमें आता है। ठीक है, किसमें? लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, संघ के विधानमंडल में। ठीक है, अब देखते हैं हम संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। अभी कौन कौन से हो जाएंगे? 3 अंग इसके हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा राष्ट्रपति। पार्लियामेंट हमारी 3 अंगों से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा हमारा पार्लियामेंट, सॉरी, जो सबसे पहला हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है, अंग है।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक लागू नहीं या कानून नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। मतलब क्या है इस बात का कि राष्ट्रपति कोई मेंबर नहीं होते हैं, कोई सदस्य नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं इसमें, ठीक है, संसद के किसी भी सदन के। लेकिन ये एक ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स हैं, सबसे पहला पद है हमारा, सबसे पहले सिटीजन है हमारे भारत के, हमारे संविधान के अनुसार। तो जब तक कि किसी विधि पर, किसी कानून पर या किसी ऐसे दस्तावेज पर जिसको कानून बनाना है उस पर हस्ताक्षर ना कर दें, तब तक वो कागज या कानून या विधि पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से वैलिड नहीं माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये बात? बिल्कुल ठीक है। सेकंड है हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में, मतलब राज्यसभा के बारे में। काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं है ये, यहाँ पे इसको राज्यसभा, इसको हम बोलते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस। ये क्यों बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं है ये। ठीक है, इसे संसद का उच्च सदन, अपर हाउस या स्थायी सदन भी कहा जाता है, परमानेंट हाउस। ठीक है, अगला हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है इसको। इसे संसद का निम्न सदन, लोअर हाउस या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द राज्यसभा या कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद हमारा 780 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इसमें राज्यसभा में अधिकतम संख्या क्या रहने वाली है, क्या रहती है हमारे सदस्यों की? 250 निर्धारित की गई है। ठीक है, अधिकतम संख्या है भाई, राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से रिप्रेजेंट करेंगे हमारी पॉपुलेशन को। तो 250 सदस्य निर्धारित किए गए हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 238 सदस्य, नहीं सॉरी, वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 238 सदस्य ऐसे हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। समझिए इस चीज को, 238 सदस्य ही सिर्फ ऐसे हैं जो कि हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिनके लिए इलेक्शन होता है। कैसे? इसका इलेक्शन अलग होता है। ठीक, ओके। अब बाकी के सदस्य 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किस क्षेत्र में? आर्ट के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में, विज्ञान के फील्ड में या समाज सेवा के फील्ड में। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है इसमें? वर्तमान स्थिति है 245 सदस्य हैं हमारे। कितने? वर्तमान में 245 सदस्य ही हैं सिर्फ हमारे राज्यसभा में। टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं? 250। ठीक है, इसके अनुसार देखा जाए तो 238 सदस्य हैं जो डायरेक्टली हमारे राज्यसभा या यूटी से चुने जाते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, और 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास वर्तमान में एक्चुअल में जो सीट है वो कितने, एक्चुअल में कितने लोग सीटों से भरे हुए हैं? 250 तक हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कितनी सीट टोटल फुलफिल है? वो है 245 सीट है हमारी। ठीक है, तो 245 सीटें हैं, तो 12 इसमें से नॉमिनेट रहेंगे तो कितने बचेंगे? 233। ठीक है, और उसमें 12 नॉमिनेट रहेंगे हमारे। ठीक है, 12 क्या रहेंगे? नॉमिनेट। और ये क्या रहेंगे? ये रहेंगे हमारे पास अब तक जो इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड होंगे वो। ठीक है, अब सदन की प्रकृति क्या रहेगी इसमें? परमानेंट रहेगी। मतलब अब इसका मतलब समझिए, परमानेंट, या इसको एक और बोलते हैं हम, एक और नाम है इसका राज्यसभा का, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस या परमानेंट हाउस, या परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये जब से राज्यसभा का गठन हुआ है, ठीक है, 1951 से, जब से सरकार, हमारा देश आज़ाद हुआ है, सरकार हमारी बनी है, तब से ये लगातार चलता आ रहा है। इसके जो मेंबर हैं हमारे, वो प्रत्येक एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष बाद इसके रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन कभी भी इसको पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम बात करें, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, पूरी सरकार को हम गिरा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भी हम भंग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो इसको इसीलिए परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों को या फिर इसको राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? जो टेन्योर क्या होता है? टेन्योर हो जाएगा 6 वर्ष, 6 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, और हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रतिनिधि का आधार क्या होगा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। मतलब राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, जो राज्यसभा में जैसे 245 सीटें हैं, वो किस बेसिस पर है? ठीक है, वो प्रत्येक राज्य की पॉपुलेशन के बेस पर रखा जाता है कि इस राज्य में इतनी राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है,
संविधान की चौथी अनुसूची में इसका विवरण दिया गया है। मैंने आपको शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था अपना पहली या दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो वहां पर ये मैंने बताया आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से होता है, तो ये जानने के लिए आप क्लास देख लीजिएगा। अब लोकसभा की संरचना के बारे में बात करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द लोकसभा, जो कि अनुच्छेद किसके अंतर्गत आ रहा है, ये अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आर्टिकल 81 के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। इसमें अधिकतम संख्या कितनी रहने वाली है, अधिकतम संख्या जो है हमारी 550 है। कितनी है? 550। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे लोकसभा की मैक्सिमम नंबर कितने हैं, वो 550 है, ठीक है। और इससे पहले ये 552 थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा दो एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। पहले 552 थी, उसको हटा दिया गया तो 550 रह गई, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 541 सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा में। ये सभी सदस्य जनता द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। इन्हीं को हम एमपी बोलते हैं, इनको एमपी राज्यसभा लोग भी बोलते हैं, इनको भी बोलते हैं, लेकिन इनको हम डायरेक्टली चुनते हैं अपने क्षेत्रों में। जैसे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, तो वहां से मतलब किसी भी क्षेत्र से, किसी भी शहर से आप ताल्लुक रख रहे हैं, तो वहाँ पे सांसद की पोस्ट होती है, सांसद की इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए। तो ये वही इलेक्शन है जिसमें हम एमपी को चुनते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं जिन्हें, उन्हें चुनते हैं, ठीक है। ओके। इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार सही रूप से नहीं चल रही है, या फिर हमारे पास फुलफिल करने के लिए सीट्स नहीं है, तो ये भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति लोकसभा को। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है, वो उसे नहीं कर सकते। वो 1951 से स्टार्ट हुई थी और अब तक चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि कोई संसद उसमें संशोधन नहीं कर देती है, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं, ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल, ओके। अब संसद के सदस्य बनने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 84 के अंतर्गत आ रहा है। योग्यताएं क्या रहेंगी? अब संसद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। अब भाई, भारत में रह रहे हैं, सीधी सी बात है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये पॉइंट जरूरी है कि भारत के लोग हैं, तो ऑब्वियसली वाली बात है, इंडियन की बात हो रही होगी यहाँ पे। अब कोई बांग्लादेश से आके तो नहीं लड़ेगा ना इलेक्शन यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई अमेरिका से आके तो नहीं लड़ेगा ना। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए भाई सबसे पहले, ठीक है। आयु सीमा क्या है? लोकसभा में चुनाव के लिए जो आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा में 30 वर्ष है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, लोकसभा, ठीक है, और ये राज्यसभा सदस्यों की संख्या, ओ सॉरी, एज जो है इनकी 35 वर्ष और यहाँ 25 वर्ष, ठीक है। वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित न किया गया हो और किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। कि सरकार ने उसे, संसद ने, पार्लियामेंट ने अयोग्य घोषित न किया हो, या फिर वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। अगला देखते हैं, संसद की प्रमुख विधायी प्रक्रिया और अनुच्छेद। संसद की प्रमुख विधायी प्रक्रिया और अनुच्छेद क्या हो जाएंगे? संसद के सत्र, अनुच्छेद 85 साल में संसद के मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक तो बजट सत्र होता है हमारा, बजट सेशन, एक मानसून सेशन, और एक शीतकालीन विंटर सेशन, ठीक है। एक बजट सेशन, मानसून सेशन, या हम उसको विंटर सेशन बोलते हैं। संसद के किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नई सरकार बनती है तो वो अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करती है? बजट सत्र से स्टार्ट करती है, वो भी किसकी? राष्ट्रपति के अभिभाषण से स्टार्ट होता है, ठीक है। उनकी सरकार का पहला पहला जो अभिभाषण होता है वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। संसद के सत्र की शुरुआत जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आती है। अब संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग की बात हो रही है। अब आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति चाहे तो ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा के लिए, ठीक है। किसी भी साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद या गतिरोध पैदा हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, संयुक्त बैठक को बुला सकता है। इस बैठक में अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ही इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल पर यहाँ बात हो रही है, ऑर्डिनरी बिल है अगर कोई तो। अब धन विधेयक की बात हो रही है। मनी बिल जो कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, ठीक है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहाँ पर? इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक होल्ड कर सकती है, रोक सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धनी बिल या फिर मनी बिल के बाद धन विधेयक या मनी बिल के बारे में बात हो रही है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आ रहा है? तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आ रहा है, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। अगर कोई मनी बिल, अगर कोई विधेयक पेश किया गया है पार्लियामेंट में, तो वो धन विधेयक है, या मतलब मनी बिल है, या फाइनेंस बिल है, तो इसका डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेंगे हमारे लोकसभा स्पीकर, ठीक है। वही बताएंगे ये कौन सा विधेयक है। और लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है किसके मामले में? मनी बिल के मामले में।
राज्यसभा के पास जीरो पावर है, एक तरह से ये समझ लीजिए। अगर लोकसभा से बिल पास हो गया है और राज्यसभा में जा रहा है, तो मनी बिल है, संसद में पेश किया गया है और लोकसभा से अगर वो पास हो गया और राज्यसभा में भेजा गया है, तो राज्यसभा उसको सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के लिए होल्ड पर रख सकती है अगर वो चाहे तो, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई जवाब नहीं देती है 14 दिन के अंदर भी, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो बिल पास माना जाएगा राज्यसभा से भी, ठीक है। तो राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। क्वेश्चन बन जाता है आपकी किसी भी एग्जाम में, कौन सा बिल है जिस पर की राज्यसभा की कोई पावर नहीं है, तो वो है मनी बिल, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट हमारे पास अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है, बल्कि इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, जिसे राष्ट्रपति हर साल संसद के सामने पेश करवाते हैं, ठीक है, संसद के सामने पेश करवाते हैं। अब बजट शब्द हमारे पास संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन लोकसभा और राज्यसभा, ये तो हो गया हमारे पास डिटेल डिस्क्रिप्शन पूरा, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं पढ़ना है और सिर्फ शॉर्ट में चाहिए, तो आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उतना आपके लिए इनफ रहेगा। एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी फंस जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। लोकसभा इसको बोलते हैं निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर लोकप्रिय सदन के नाम से, ठीक है। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर परमानेंट हाउस, ठीक है। इसमें जो एज चाहिए हमारे पास सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, इसमें कितनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। इसमें जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट किए जाते हैं, हम डायरेक्टली अपने मेंबर को चुनते हैं और सीधे ही जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें जाते हैं, इसमें लोकसभा के अंदर, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, विधायकों द्वारा चुने जाते हैं मेंबर राज्यसभा के, जो राज्य के जो प्रत्येक राज्य से अगर कोई राज्यसभा का मेंबर चुना जा रहा है, तो जिस राज्य से चुना जा रहा है उस राज्य के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधान सभा के सदस्य का वोटिंग होगी, उनके द्वारा चुना जाएगा उस मेंबर को, ठीक है। इसकी जो टेन्योर है वो 5 वर्ष है, लोकसभा का, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, ठीक है। और इसका अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसके हमारे पास जो सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। धन विधेयक केवल यहीं पेश होता है, धन विधेयक केवल यहीं पेश किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडियन सर्विसेज का सृजन, अनुच्छेद 312, ठीक है। अगला है हमारे पास अनुच्छेद 82 की बात हो रही है, अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 की बात हो रही है। हर बार जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन। भाई देखो 2026 में चल रही है जनगणना, जो कि कंप्लीट हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो हमें 2027 में पता चल जाएगा एक्चुअल में हमारी आबादी कितनी हो गई है। 2011 के अनुसार तो हमारी जो जनगणना थी, जो हमारी पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है, ठीक है, 1.21, ठीक है, बिलियन, 121 करोड़ है। लेकिन अनुमान ये है कि हमारा 1.5 1.4 के आसपास हो चुके हैं। तो एक्चुअल डाटा हमारा निकल के आ जाएगा 2026 की जनगणना के बाद। वैसे तो 2021 में जनगणना होनी थी, वो कोविड के दौरान नहीं हो पाई, तो अब 2026 में हो रही है जनगणना। तो इस जनगणना के बाद ये अनुच्छेद 82 में हमारे पास बता रहा था क्या आता है, जनगणना आ रहा है, ठीक है। जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा, वो देखा जाएगा। तो इस जनगणना के बाद सीटों का जो प्रावधान है, अभी वर्तमान में सीटें कितनी हमारे पास 550, जिसमें से 545 पर इलेक्टेड है मेंबर। तो अब 550 से लेके 545 से लेके कितनी सीट करने का जो विचार चल रहा है, वो 850 सीटें होने वाली है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, कितना 850, मैं थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ इसको, 850। अब अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 संसद का कार्यकाल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। संसद का कार्यकाल जो है लोकसभा का 5 साल है, नई सरकार के प्रथम सत्र या सेशन से, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी लग जाती है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो कि सन 75 में इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में हमारे पास 6 माह के लिए, और उसके बाद 6 माह के लिए, 6 6 महीने के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है, अगेन 6 माह के लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी ने 1975 1976 में किया था, इंदिरा गांधी की सरकार ने 2 बार इसको बढ़ाया था, ठीक है। अब अनुच्छेद 83 में संसद का कार्यकाल आ रहा है लोकसभा के लिए। अब अनुच्छेद 84 में जो आ रहा है संसद के सदस्यों की योग्यता है, राज्यसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग, ठीक है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑब्वियसली वाली बात है। एज लिमिट क्या है, लोकसभा के लिए एज लिमिट 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए एज लिमिट 30 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा और ये राज्यसभा के लिए, ठीक है। वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित ना किया गया हो और ना ही किसी लाभ के पद पर हो, ये कंडीशन है इसकी।
अब अनुच्छेद 85 की बात हो रही है, आर्टिकल 85 की बात हो रही है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को भारतीय संसद की सत्रों को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार देता है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि एक संसदीय सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के प्रारंभ के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दोबारा समझिए। एक संसदीय सत्र की अंतिम बैठक जो लास्ट मीटिंग हुई है, मान लीजिए लास्ट मीटिंग किसी भी डेट को हुई है, ठीक है? और अगले सत्र की पहली बैठक के प्रारंभ में 6 महीने के बीच से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर जुलाई में हो रही है और एक मीटिंग दिसंबर में होनी चाहिए, तो दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब अनुच्छेद 86 की बात हो रही है हमारे यहाँ पे। अनुच्छेद 86 हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति का नई सरकार के प्रथम सत्र व बजट सत्र में अभिभाषण, ठीक है? अनुच्छेद 86 आर्टिकल 86 हमसे क्या बोल रहा है? कोई भी नई सरकार बनी है हमारी, ठीक है? तो उसकी पहले प्रथम सत्र में बजट सत्र में अभिभाषण की बात हो रही है, मतलब कि अगर जो पहला सेशन स्टार्ट होगा, बजट सेशन स्टार्ट होगा, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही स्टार्ट होगा, उसके बारे में है। और बजट सत्र में प्रथम सत्र में अभिभाषण के बारे में है, ठीक है? अब अनुच्छेद 87 की बात हो रही है, आर्टिकल 87 की बात हो रही है, तो संयुक्त अधिवेशन के दौरान संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है? क्वेश्चन बन जाता है, जो स्पेशल जो लेक्चर है, विशेष अभिभाषण है राष्ट्रपति का, किस अनुच्छेद में आ रहा है? अनुच्छेद 87 में आ रहा है। और प्रथम सत्र और बजट सत्र में जो अभिभाषण है राष्ट्रपति का, किसमें आ रहा है? अनुच्छेद 86 के अंतर्गत आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? संयुक्त ज्वाइंट सेशन के अधिवेशन के दौरान संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ओके। अब अनुच्छेद 88 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का है, तो वह किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है, बहस भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन वोट नहीं कर सकता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी भी देश में, पूरे देश के अंदर कहीं पर भी वो बैठ सकते हैं जाके, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। और पूरे भारतवर्ष के अंदर उसे किसी भी केस को सुनने का अधिकार है, ठीक है? वो सुनवाई कर सकते हैं। अब राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से अधिक किन किन मामलों में होती है, ठीक है? आपने सुना मनी बिल के मामले में लोकसभा की पावर ज़्यादा, राज्यसभा की बिल्कुल नेग्लिजिबल। जैसे कि लोकसभा में अगर संसद में मनी बिल पेश हो रहा है, अगर हम उसको लेके आ रहे हैं, तो लोकसभा से अगर वो पास हो रहा है तो राज्यसभा में बाद में भेजा जाता है, ऑब्वियसली वाली बात है। तो राज्यसभा वाले क्या कर सकते हैं, उसको 14 दिन के लिए रोक के रख सकते हैं कि भाई पकड़ लो इसे, हम नहीं दे रहे इस बिल को, 14 दिन के लिए हम अपने पास रखेंगे। वो सोचते हैं कि उन्होंने परमानेंट रोक लिया इस बिल को, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मैक्सिमम 14 डेज तक उसको रोक सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली मनी बिल पास हो जाता है, ठीक है? तो राज्यसभा की पावर बिल्कुल क्या है, जीरो मनी बिल के ऊपर। अब इसी फॉर्मेट में ये है कि राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज्यादा किन किन मामलों में है, ठीक है? आर्टिकल 279 की बात हो रही है। आर्टिकल 279, यदि किसी राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण घोषित करती है, तो उस पर कानून केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, ठीक? आर्टिकल 279 के जरिए। आर्टिकल 312 की बात हो रही है, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज के मामले में राज्यसभा की पावर ज्यादा है, ठीक है? अनुच्छेद 67 बी, उपराष्ट्रपति का निलंबन राज्यसभा में से हो सकता है। आर्टिकल 67 बी के अकॉर्डिंग जो है, अगर उपराष्ट्रपति का जो निलंबन स्टार्ट किया जाना है, वो राज्यसभा लोकसभा से नहीं होगा, वो राज्यसभा से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यभार उपसभापति ही संभालता है, और सभापति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को तथा उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को सौंपते हैं, ठीक है? अब अनुच्छेद 92 की बात हो रही है, 92 की बात हो रही है, आर्टिकल 92 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अध्यक्षता करने पर प्रतिबंध। राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की किसी भी बैठक की अध्यक्षता तब तक नहीं कर सकते जब तक उनको पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अपने ही निष्कासन की प्रक्रिया की निगरानी ना कर सके और निष्पक्ष कार्रवाई हो सके। मतलब क्या है यहाँ पे? राज्यसभा के अध्यक्ष, मतलब कि अनुच्छेद 92 क्या कह रहा है, अगर वाइस प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष जो हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की एक बाद में अगर नहीं है तो एक उपाध्यक्ष भी होते हैं राज्यसभा के, वो तब तक कोई भी राज्यसभा की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं, सदन को अटेंड नहीं कर सकते हैं, जब तक कि अगर उन पे कोई उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है राज्यसभा में, मान ले रहे हैं, ठीक है? तो जब तक उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तब तक वो ना ही तो सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ना ही अध्यक्षता कर सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान, ठीक है? राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की किसी बैठक की अध्यक्षता तब तक नहीं कर सकते जब तक उसको उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन ना हो, ठीक है? ये थोड़ा यहाँ पे गलत है, ये पूरा ही नहीं है यहाँ, ठीक है? ये पूरा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? एक सेकंड, इसको करेक्ट कर दे रहे हैं हम जरा, 1 मिनट सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड कंप्लीट कर दे रहे हैं जैसे भी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ये पूरा ही उसमें रिपीट हो गया है ये। एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, वरना पूरी पीडीएफ में यही रह जाएगा, वो सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब यहाँ जो बात हो रही है वो इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हम्म, ठीक है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, अब लोकसभा में एक लोकसभा के अध्यक्ष होंगे जिन्हें लोकसभा स्पीकर भी बोलते हैं, और एक डेप्यूटी स्पीकर भी होंगे जिनको डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसका कार्यभार संभालेगा, और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस्तीफे अपने एक दूसरे को सौंपेंगे। ठीक है, एक दूसरे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ रहा, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। मतलब लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा जिसको हम लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकसभा स्पीकर। और एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, अगला है हमारे पास अनुच्छेद 94, आर्टिकल 94। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के ही सदस्यों द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। लोकसभा, ये लोकसभा लिख रहे हैं आपको। ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर्स इसमें कोई कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जीवी मावलंकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। जीवी मावलंकर जो थे हमारे पास पहले स्पीकर लोकसभा थे, 1952 से लेकर 1956 तक रहे थे। 1956 में इन्हें लोकसभा के द्वारा निलंबित किया गया था। ठीक है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, ये ध्यान रखना है आपको। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। कार्यकाल के समय मृत्यु लोकसभा एक्ट, वो लोकसभा स्पीकर जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, जीएमसी बाली हुई थी, इसकी जीएमसी बाली हुई थी। ठीक है, 1998 से 2002 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 100 की बात हो रही है, संसद की गणपूर्ति कॉरम की बात करते हैं हमारे पास। संसद की गणपूर्ति कॉरम, कॉरम हमारे पास 101/10। संसद में सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या की उपस्थिति गणपूर्ति कहलाती है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि गणपूर्ति कॉरम होता क्या है। गणपूर्ति कॉरम क्या होता है? गणपूर्ति कॉरम हमारे पास पार्लियामेंट में कोई भी सेशन स्टार्ट करने के लिए कम से कम इतने सदस्य होने ही चाहिए, ये इसका गणपूर्ति कॉरम कहलाता है। तो गणपूर्ति कॉरम क्या है? 1/10। ठीक है, 1/10 सदस्यों का होना कंपलसरी है, तभी कोई सेशन स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारे पास लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, हाँ सॉरी, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेजिस्लेचर यूनियन नहीं, अनुच्छेद 101 की बात हो रही है हमारे पास, स्थानों का रिक्त होना, वैकेंट सीट के बारे में। यह अनुच्छेद बताता है कि किसी सांसद एमपी की सीट किन परिस्थितियों में खाली या रिक्त मानी जा सकती है। ठीक है, दोहरी सदस्यता पर रोक, कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। मान लीजिए कि वो लोकसभा से एमपी बना है, तो वो राज्यसभा का एमपी नहीं हो सकता। अगर वो राज्यसभा का एमपी है तो वो लोकसभा का एमपी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा आपका, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई दोनों में चुन लिया जाता है तो संसद के नियमों के अनुसार उसकी एक सीट खाली हो जाएगी। इसी तरह कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल एमएलए दोनों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगर कोई व्यक्ति किसी विधानसभा का सदस्य है तो वो संसद का सदस्य नहीं हो सकता, पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो सकता। दोनों में से एक उसे छोड़ना पड़ेगा कोई ना कोई। मान लीजिए जैसे कोई विधायक है, उसका मन किया कि भाई मुझे इस बार सांसद का इलेक्शन लड़ना है, और वो जीत जाता है, तो उसे अपना जो विधायक का पद है वो छोड़ना पड़ेगा सांसद बनने के लिए। ठीक है, रेजिग्नेशन की बात, यदि कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को अपना लिखित त्यागपत्र सौंपता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, उसकी सीट रिक्त हो जाती है। 60 दिनों की अनुपस्थिति, एब्सेंस की बात हो रही है यहाँ पे। यदि संसद का कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के बिना 60 दिनों की निरंतर अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। इसमें सदन के सत्रावसान या स्थगन के लगातार 4 दिनों को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अर्थात कोई भी सांसद कंटिन्यू 2 महीने मतलब 60 दिनों तक नहीं कोई मीटिंग अटेंड करता है तो उसकी सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 102 की बात हो रही है, सदस्यों के लिए योग्यताएं अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स। ठीक है, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, मंत्रियों के पद को छोड़कर। तो ठीक है, मंत्री तो बन सकते हैं ना उनको छोड़कर, यदि वह सक्षम न्यायालय कोर्ट द्वारा प्रतीक्षित
अनसाउंड माइंड, मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाता है, तो यदि वो दिवालिया हो जाता है। ठीक है। यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली हो या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा स्वीकार कर ली हो, तो यानी वह भारत का नागरिक ना रहा हो। ठीक है, उसने अपनी सिटीजनशिप भी छोड़ दी, तो ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य ठहराया जाता है, तो दल बदल, एंटी डिफेक्शन, इसके अलावा यदि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का दोषी पाया जाता है, तब भी वह अयोग्य हो जाएगा। मतलब कि वो इलेक्शन जीतने के बाद अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो भी उसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 103 की बात हो रही है, आर्टिकल 103 की बात हो रही है। सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्न पर निर्णय। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 एक के तहत अयोग्य हो गया है या नहीं, तो उस प्रश्न को निर्णय के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होगा। ठीक, अयोग्यताओं से संबंधित। ठीक है, अगर कोई मेंबर अयोग्य है, सही नहीं है वो, तो इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? राष्ट्रपति जी लेंगे। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 103 के तहत। विशेष नियम की बात हो रही है। ऐसा निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राय मांगेंगे और उस राय के अनुसार ही कार्य करेंगे। यदि मामला 10वीं अनुसूची यानी दल बदल का है, तो निर्णय राष्ट्रपति नहीं बल्कि संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति करते हैं। ये नोट कर लेना आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। ठीक है। यदि मामला एंटी डिफेक्शन लॉ का है, एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला है, तो राष्ट्रपति इस पर निर्णय नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन देंगे? सदन के अध्यक्ष या सभापति देंगे। ठीक है। अब अनुच्छेद 104 की बात हो रही है। अनुच्छेद 104 क्या बोल रहा है हमसे? अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने से पहले बैठने और मतदान करने पर जुर्माना। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत शपथ, ओथ या प्रतिज्ञान लिए बिना या यह जानती हो कि वह अयोग्य है या उसकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, संसद के किसी भी सदन में बैठता है या मतदान वोट करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 104 के अंतर्गत आ रहा है, अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने वाले से पहले बैठने मतदान करने पर जुर्माना है। ठीक है। ठीक है, कि अगर कोई बंदा अयोग्य घोषित कर दिया गया है सांसद के पद से या एमपी के पद से लोकसभा राज्यसभा में, वो फिर भी नहीं मान रहा है, तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये जुर्माना। जुर्माना देख लो भाई, इससे ज्यादा तो भाई ट्रैफिक पुलिस वाले लगा लेते हैं जुर्माना, हेलमेट और बिना लाइसेंस के या बिना इंश्योरेंस के 500 रुपये जुर्माना देना होगा। हद होती है यार, जिसे केंद्र सरकार को देय ऋण के रूप में वसूला जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्लास जो है अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, संघ की विधायिका। ठीक है, संघ की विधायिका के बारे में। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना आप इसको, ताकि आपको आगे आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके कि इस चैनल पर आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। और जल्दी ही हम हिस्ट्री करेंगे इस पर, जैसे कि मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम हिस्ट्री करने वाले हैं इसमें, इसके बाद पॉलिटी खत्म होते ही। ठीक है, और अगर बीच में हो सका तो कुछ ऐसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जैसे कि क्लासिकल डांस हो गए, फोक डांस हो गए, जीआई टैग हो गए, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो कैसे करेंगे? आप इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से लिंक है आपका टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू। पढ़ते रहिए, ऑलवेज कीप लर्निंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। थैंक यू, धन्यवाद।